जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने जारी करी 6th पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। 100% इंडियन AK-203 हुई तैयार। भारतीय नौसेना की नेक्स्ट जनरेशन की वॉरशिप्स अप्रूवल के लिए तैयार। 2027 के अंत तक डिलीवर होंगे भारत को MQ-9B वाले ड्रोन्स। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ रक्षा मंत्रालय ने 6th नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को जारी कर दिया है और इस लिस्ट में टोटल 405 महत्वपूर्ण आइटम्स को शामिल किया गया है, जिनमें 3070 करोड़ रुपीस तक का बिजनेस पोटेंशियल है। और इस लिस्ट में शामिल है लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स, सब सिस्टम्स, सब असेंबलीज, स्पेयर्स, कॉम्पोनेंट्स, रॉ मटेरियल्स, और इनमें 16 आइटम्स इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं और 389 आइटम्स डिफेंस PSUs के, जिसमें कई सारे अलग अलग डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स कवर होते हैं, जैसे कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, Su-30 MKI, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, AL-31FP इंजन, तो इस तरह के एरियल प्लेटफॉर्म्स, T-72, T-90, BMP-2 इस तरह के आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स, वॉरशिप्स, कॉन्कर्स M, इनवार, MRSAM जैसे मिसाइल सिस्टम्स, रडार्स, सोनार्स, फायर कंट्रोल सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, तो इस तरह के डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक एम्यूनिशन और ऐसी अन्य क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट भी। और इन आइटम्स की जो पूरी लिस्ट है वो civiliandefense.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। और जबकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि पिछले 5 वर्षों में 15,700 से अधिक डिफेंस आइटम्स का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया है, जिसकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वैल्यू लगभग ₹9,000 करोड़ है। पिछले साल जब रेड फोर्ट के पास विस्फोट हुआ था, तो उस घटना के बाद भारत के एलिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के K9 वॉरियर, जिसका नाम है डॉनी, तो उसने एक व्हीकल में छिपाए गए एक्सप्लोजिव्स का पता लगाकर एक बड़ी ट्रेजेडी को टाला था। और डॉनी की इसी बहादुरी वाले कारनामे के लिए इस वर्ष इंडिपेंडेंस डे पर डॉनी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि COAS कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉनी एक्सप्लोजिव्स को डिटेक्ट करने के मामले में एक स्पेशलिस्ट कैनाइन है जो कि एनर्जी के K9 यूनिट से है और पिछले साल रेड फोर्ट ब्लास्ट वाले मामले में ये की एसेट के तौर पर उभर के सामने आया था। 12 नवंबर 2025 को फरीदाबाद की खंडवाली में डॉनी को एक ऐसे व्हीकल की जांच करने का काम सौंपा गया था जिस पर रेड फोर्ट हमले से जुड़े हुए विस्फोटक ले जाने का शक था। और एक बार फिर डॉनी ने अपनी एक्टिव डिटेक्शन कैपेबिलिटी के साथ उन एक्सप्लोजिव्स की मौजूदगी की पुष्टि करी, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को अहम सुराग मिले और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की साजिश भी नाकाम हो गई थी। और बेहद ही दबाव वाले वातावरण के बावजूद इस शानदार प्रदर्शन का जिक्र करते हुए आर्मी ने कहा कि डॉनी की समय पर की गई कार्रवाई ने आगे के खतरों को रोका और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सीधे तौर पर मदद करी थी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि ET नाउ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड भारतीय नौसेना के लिए न्यू जनरेशन के डिस्ट्रॉयर्स को बनाने वाले प्रस्ताव को क्लियर करने के लिए तैयार है। और डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के क्लियरेंस के बाद फिर इसे DAC के सामने रखा जाएगा और DAC के बाद फिर फाइनल अप्रूवल के लिए CCS के सामने। बाकी ये पूरा प्रोग्राम कॉम्पिटिटिव बेसिस पर रहेगा और भारत की सभी शिपयार्ड्स इसके लिए कॉम्पीट कर पाएंगी, लेकिन जो पहली डिस्ट्रॉयर है वो 2034 या 35 तक की मिलने की उम्मीद है। लेकिन एक खास बात ये होगी कि इस परियोजना के तहत जो वॉरशिप्स विकसित होंगी तो वो लगभग 100% स्वदेशीकरण को प्राप्त करेंगी। और ये जो वॉरशिप है ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वाले वेरिएंट के साथ इक्विप्ड होगी, जिसकी रेंज लगभग 800 किलोमीटर प्लस तक रहेगी। और ये प्रोजेक्ट 18A क्लास के डिस्ट्रॉयर्स होने वाली हैं। और शुरू में प्लान किया गया था कि इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 10,000 टन्स तक रहेगा, लेकिन अब उसको रिवाइज किया गया है और अब इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 15,000 टन्स तक भी जा सकता है, यानी कि ओरिजिनली प्लान की गई वॉरशिप के कंपैरिजन में ये और बड़ी हो सकती है। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि ये वॉरशिप ब्रह्मोस 2 जैसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी इक्विप्ड होगी और इस तरह के टोटल 6 वॉरशिप्स इस परियोजना में बननी है। भारत और आर्मेनिया ने डिफेंस सेक्टर में रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन और प्रोडक्शन में अपने बीच के कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए एक MOU साइन किया है और ये दोनों देशों के बायलैटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को एक्सपेंड करेगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जैसा कि कल भारतीय नौसेना के लिए 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स लीज पर लेने के लिए जनरल एटॉमिक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 1943 करोड़ रुपीस, जो कि 30 महीनों तक के लिए लीज पर लिए गए। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2024 में जो भारत ने 31 MQ-9B स्काई गार्डियंस और सी गार्डियन ड्रोन्स खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो जब तक कि उनकी डिलीवरी स्टार्ट नहीं होती है तब तक ये लीज पर लिए गए ड्रोन्स उस गैप को फिल करेंगे। और ये भी कहा गया कि जो 31 MQ-9B ड्रोन्स वाली डील है, तो उन 31 में से जो पहले एयरक्राफ्ट है उनकी डिलीवरी अगले साल के अंत से शुरू होने की उम्मीद है। और अभी लीज पर जो ये 2 MQ-9B लिए गए तो वो उसी सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ हैं जो कि भारत को इस 31 MQ-9B वाली डील के तहत भी मिलेंगे। बस फर्क ये है कि अभी जो लीज पर लिए गए हैं वो किसी वेपन से इक्विप्ड नहीं है, वो विशेष रूप से इस्तेमाल होने वाले हैं केवल ISR पर्पस के लिए, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस।
वहीं जो 31 MQ-9 भी ड्रोन्स आएंगे तो वेपन्स के साथ भी इक्विप्ड होंगे, जो ISR के साथ साथ स्ट्राइक मिशंस में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। CNN न्यूज़ 18 की तरफ से इस बात को खुलासा किया गया है कि जो पाकिस्तान है वो अपने डिफेंस इंडस्ट्री को अपनी फॉरेन करेंसी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के मेजर सोर्स की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि पाकिस्तान अपने जंग फाइटर यानी कि JF-17 फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, एम्यूनिशंस, ट्रेनर्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, तो उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाह रहा है और इन डील्स में जो सऊदी अरेबिया है वो फाइनेंस में उसकी मदद कर रही है। जैसे कि सऊदी के $2 बिलियन के लोन को JF-17 के परचेसेस में कन्वर्ट करना, तो इस तरह के प्रस्ताव। और ये भी कहा गया कि जो पाकिस्तान है वो सूडान के साथ $1.5 बिलियन तक की आर्म्स डील को नेगोशिएट कर रहा था, लेकिन सऊदी अरेबिया ने इसको अपोज किया था और इस डील को फाइनेंस करने से मना कर दिया, और जिस वजह से पाकिस्तान की जो सूडान के साथ नेगोशिएशंस थी वो होल्ड पर चली गई थी। बाकी ये भी कहा गया कि JF-17 है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी का एक सेंटर पीस है और पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि इन एक्सपोर्ट्स के माध्यम से फॉरेन करेंसी आएगी, उसकी डिफेंस इंडस्ट्री एक्सपेंड होगी और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन जो बलोच ग्रुप है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि पाकिस्तान एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में वेपन्स को सप्लाई करना चाह रहा है, जिससे पाकिस्तान को रियल वर्ल्ड बैटलफील्ड डेटा मिल सकता है और इसका इस्तेमाल वो अपने वेपन सिस्टम्स को इंप्रूव करने के लिए कर सकता है। और CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के लिए जो पैकेज प्रपोज किया गया था तो उसमें सहापो 2 जैसे आर्म्ड ड्रोन्स, यहा 3 जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस, K-8 काराकोरम एयरक्राफ्ट, आर्मर्ड व्हीकल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल थे। और सूडान जो कि एक एक्टिव बैटलफील्ड है और रेड सी के साथ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशंस को ऑक्यूपाई करता है, तो ऐसे में यहाँ पे किसी भी पाकिस्तानी वेपन्स का जो बड़ा ट्रांसफर है वो पाकिस्तान को अफ्रीका के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन में अपने डिफेंस मार्केट को एक्सपेंड करने में मदद कर सकता है। और जो बलोच ग्रुप है वो इस बात को लेकर चिंतित इसलिए भी है क्योंकि इन वेपन डील से जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगी और फिर अल्टीमेटली उसका इस्तेमाल होगा पाकिस्तान के इलीगल डोमेस्टिक सिक्योरिटी ऑपरेशंस को फंड करने में। अमेठी में स्थित भारत और रशिया की जॉइंट वेंचर IRRPL यानी कि इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे AK-203 असॉल्ट राइफल्स बन रही हैं, तो अपडेट ये है कि इस फैसिलिटी में पहली AK-203 तैयार हो चुकी है जो कि 100% इंडियन कंपोनेंट के साथ बनाई गई है और उसके फायरिंग ट्रायल्स भी किए गए हैं और अब अगले महीने ये इंडियन आर्मी को यूजर ट्रायल्स के लिए दी जाएगी। और इस 100% इंडियन कंपोनेंट्स वाली AK-203 का नाम है शेर। बाकी जैसे कि पहले के डिफेंस अपडेट्स में हमने जब डिस्कवरी में आई ऑपरेशन सिंदूर की डॉक्यू सीरीज़ के बारे में बात करी थी, तो उसके साथ हमने एक एडवाइस भी दी थी उन सभी लोगों को जो कि ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगते थे या फिर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर प्रोपेगेंडा करते हैं। तो उन सभी को एडवाइस थी कि वो इस सीरीज़ को ना देखें क्योंकि उन्हें सदमा भी लग सकता है। पर हमारे पड़ोस में कोई है जिसने इस चीज़ को नहीं माना और अब वो सदमा लग चुका है उन्हें, और सदमा ऐसा लगा है कि उन्हें अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से सुबह 2:34 पर पोस्ट करनी पड़ी है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा विंग DGISPR के ऑफिशियल एक्स हैंडल की, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ChatGPT की मदद से एक बहुत ही लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी गई है। और हमें तो डाउट है कि जिसने पोस्ट करी है उसने खुद भी ये पूरा पढ़ा है या नहीं। और अभी तो इस डॉक्यू सीरीज़ के केवल 2 ही एपिसोड आए हैं और वो भी सीज़न 1 के, अभी सीज़न 2 भी आएगा। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ग्रेनेडियर रवि कुमार सिंह और ग्रेनेडियर प्रशांत ठाकुर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2002 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल कनवार जयदीप सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र एंड बार से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान नायब सूबेदार हरीश चंद्र सवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के पास अभी वर्तमान समय में कितनी कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।